everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss essentials of a good audit program. देखो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कितने तरह का ऑडिट प्रोग्राम होता है ना। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि ऑडिट प्रोग्राम जब आप बनाते हैं, जब आप प्लान करेंगे कि कैसे कैसे ऑडिट करना है, कुछ इसेंशियल्स है, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है जो उसे प्रोग्राम को बनाने के टाइम पे आपको माइंड में रखनी होती है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आता है देखो आपका इन राइटिंग। क्या कहते हैं कि जो आपका ऑडिट प्रोग्राम होगा ना, वो अगर राइटिंग में हो, रिटर्न में हो, तो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल प्रूव होता है। रीजन बीइंग क्या है कि उस मतलब ऑडिटर और जो एम्प्लॉइज है ना, या क्लाइंट है या ऑडिटर, इनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होती इफ ऑडिट प्रोग्राम इज इन राइटिंग। ठीक है, चलो फर्स्ट वन इज इन राइटिंग। क्या कहते हैं, द ऑडिट प्रोग्राम शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग, हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए, मीन्स रिटर्न में होना चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड, ऐसा क्यों कह रहे हैं, सो दैट हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्या कर सके, अवॉइड कर सके, जो अराइज होती है बिटवीन द ऑडिटर एंड हिज एम्प्लॉइज। ठीक है, सेकेंड इसेंशियल क्या कहते हैं, क्लैरिटी। जब भी आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, यू मस्ट यूज वेरी सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, है ना। जो आप लैंग्वेज यूज करेंगे वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेटमेंट में। ठीक है, चलो व्हाइल ड्राफ्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम इट शुड बी इंश्योर दैट इट इज सिंपल एंड क्लियर। सिंपल भी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो क्लियर भी होनी चाहिए, सबको समझ भी आनी चाहिए, सो दैट every person concerned with the program can understand it easily. हर किसी को easily वो समझ भी आ जानी चाहिए। Ambiguity, ambiguity का क्या मतलब होता है, words with unclear meanings। ठीक है, ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग क्लियर नहीं होता। लाइक अगर मैं बोल दूं प्रॉफिट, कि इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिट्स इतने रुपीज है, ठीक है, लेट सपोज हम बोलते हैं कि 1 लाख रुपीज है, 10 करोड़ है, कुछ भी आप ले लो। ठीक है, अब प्रॉफिट वर्ड अपने आप में ही एम्बिग्यूटी है उसमें। क्यों, हमें नहीं पता प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हो रही है, हमें नहीं पता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, तो ये क्लैरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी इन द प्रोग्राम रिजल्ट्स इन द हिंड्रेंसेस इन द ऑडिट वर्क। जब भी अगर आप कोई ऐसा वर्ड आप यूज कर रहे हैं जिसके अंदर एम्बिग्यूटी होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा आपके ऑडिट वर्क में। हिंड्रेंस का सिंपल मीनिंग है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऑब्स्टेकल। ठीक है, एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। तो अगर आप उस चीज के साथ काम करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स भी वेस्ट हो रहे हैं। तो यही बोला गया कि आपकी जो ऑडिट प्रोग्राम है दैट मस्ट बी क्लियर। नाउ थर्ड वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। देखो प्रीवियस में हमने ये चीज की थी जब हम पढ़ रहे थे आपके प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग या ऑडिट प्रोसेस का जो टॉपिक था, है ना, तो उसमें आया था कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क। तो हमें क्लैरिटी तो है कि जो भी ऑडिटिंग करेगा सीए या ऑडिटर, तो वो सारा का सारा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग सारा खुद नहीं करता है ना। इसमें क्या होते हैं, सीए के अंदर हमने बताया था आर्टिकल्ड क्लर्क्स होंगे, आर्टिकल क्लर्क्स होते हैं, इसमें भी सीनियर्स होंगे और कुछ उनमें जूनियर्स होंगे, कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, है ना, राइट। अब ये क्या बोल रहे हैं, जब ये वर्क डिवाइड करेगा सीए आर्टिकल क्लर्क्स को या सीनियर्स को या जूनियर्स को, तो उनका जो कॉम्पिटेंसी लेवल है ना, उनके अकॉर्डिंग ही उसे डिवाइड किया जाए। देखो अगर सपोज ऑडिटर किसी ऐसे पर्सन को सेल्स ट्रांजैक्शंस दे रहा है जिसको बिल्कुल भी सेल्स वाउचर्स की नॉलेज ही नहीं है, तो डिवीजन का कोई रेलेवेंसी नहीं वाला। देखो हम डिवाइड क्यों करते हैं वर्क को, ताकि इजी हो जाए और उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाए जो उसमें स्पेशलाइज्ड है। तो जब भी हम एज अ ऑडिटर डिवाइड करेंगे किसी वर्क को, तो ऑडिटर को क्या पता होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, अबाउट द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ हिज स्टाफ, कि उसके किस पर्टिकुलर स्टाफ में क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या क्वालिटीज हैं, सो दैट वो अकॉर्डिंगली उन्हें क्या कर पाए, हैंड ओवर कर सके। नाउ फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है,
मतलब चेंजेस अक्कर हो सकते हैं, रिजिड नहीं है ना। तो क्या कह रहे हैं, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, ये क्या होनी चाहिए आपके ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी फ्लेक्सिबल सो दैट इन केस ऑफ चेंज इन एनी सर्कमस्टांसेस देयर इज नो प्रॉब्लम इन ऑल्टरिंग द प्रोग्राम। अगर आपको लगता है कि आपके सर्कमस्टांसेस में कोई भी चेंजेस अक्कर हुए हैं और आप अपने प्रोग्राम में चेंज करना चाहते हैं, तो आपका प्रोग्राम इतना एनफ फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उसमें चेंजेस कर सके, राइट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट सम सर्कमस्टांसेस डू अराइज ड्यू टू विच वर्क कैन नॉट प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्लान। देखो ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने प्लान बनाया है तो हमेशा आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग ही चले, है ना। तो आपके एनवायरमेंट में चेंजेस आ सकते हैं, आपके सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसा ही सेम केस है जब आप ऑडिट करते हो। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ प्लान्स बनाए, है ना। अब हो सकता है कि आपके कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट होती है और आपके माइनर डेविएशंस भी आते ही आते हैं, ठीक है। अब डेविएशन ऐसा नहीं कि नेगेटिव सेंस में है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, ठीक है। हेंस द प्रोग्राम शुड बी सच दैट माइनर ऑल्टरेशंस कैन बी मेड इन इट। तो आपका जो भी ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे आप इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे कि अगर छोटी छोटी कोई भी ऑल्टरेशंस करने की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसे रिक्वायरमेंट को यहां पर एडजस्ट कर सको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसीज एंड प्रोविजंस। देखो क्या कहते हैं कि जब भी आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की, जिस कंपनी की ऑडिटिंग कर रहे हो ना, तो आपको उसकी प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसके पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द कंपनीज ऑडिट, है ना, अगर कोई ऑडिटर कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो उसे एमओए के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट द पार्टनरशिप, अगर कोई ऑडिटर पार्टनरशिप कंसर्न की ऑडिट करता है तो उसे पार्टनरशिप डीड के अंदर हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं पॉलिसीज एंड प्रोविजंस में, while formulating the audit program the related policies and provisions having bearing on the audit work। अब यहाँ पे bearing का क्या मीनिंग है, having impact। bearing means impact, मतलब ऐसे पॉलिसीज ऐसे प्रोविजंस को आप ध्यान में रखते हुए ही अपने ऑडिट को फॉर्मुलेट करेंगे जिनका इम्पैक्ट ऑडिट के काम के ऊपर पड़ता है। लाइक अगर हम बात करते हैं कंपनी की तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना पड़ता है एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट। अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड पढ़नी पड़ेगी इफ वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है यहाँ पर कि क्या कहते हैं कि जो आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे उसका जो ऑब्जेक्टिव है और सेकंड थिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, दोनों के बीच में लिंक होना मैंडेटरी है। अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है और आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और जा रहा है, लाइक कंपनी ये चाहती है कि हमें क्या करना है, फ्रॉड्स एंड एरर्स को चेक करना है, मतलब डिटेक्ट करना है कि क्या कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्या कोई एरर तो नहीं है। बट आप ऑडिट प्रोग्राम इस तरह से बना रहे हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ अरिथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करनी है, फ्रॉड्स तो आप देख ही नहीं रहे। फ्रॉड में देखो ये भी तो हो सकता है ना, लाइक एरर है, क्या पता कोई एंट्री को रिकॉर्ड ही ना कराओ, बट जब आप टोटल चेक करेंगे तो आप तो ये चीज चेक नहीं ना कर रहे हो कि कोई एंट्री तो नहीं छूट गई है। तो आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और जो ऑडिट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, दोनों के बीच में लिंक होना मैंडेटरी है। तो यही बोलते हैं द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन in the work of audit of an organization and complete the audit smoothly। इससे क्या होगा, मतलब जब भी जितना टाइम भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट का वर्क रहेगा उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और कंप्लीट हो जाएगा ऑडिट वर्क विद स्मूथली और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मीन्स आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेम है आपका, है ना। जब टारगेट सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है, तो आप स्मूथली कंडक्ट करते जाएंगे, हर चीज आपके माइंड में क्लियर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका प्रीवियस रिपोर्ट्स। अब देखो जब भी आप करंट ईयर की ऑडिटिंग करते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस डाटा भी
माइंड में होना चाहिए। प्रीवियस रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए, चाहे वो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर की जो ऑडिटर की रिपोर्ट है, चाहे उसकी बात करें हम, हर चीज आपके पास होनी चाहिए, सो दैट आप उससे ये चीज का एस्टिमेट लगा सकते हो कि प्रीवियस ईयर में इस पर्टिकुलर अकाउंट में एरर्स थे या इस पर्टिकुलर एरर अकाउंट में आपको मतलब डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली थी, तो आप इस ईयर भी उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस कर सकते हैं या ज्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, चलो ऊपर देखते हैं। While drafting the audit program, final accounts and auditor's report, किस चीज की ऑडिटर की रिपोर्ट? Past years should be looked into, since by doing so, ऐसा करने से many facts which are important from the audit's point of view come to light. वो आपकी नॉलेज में आ जाते हैं। जैसे कि अभी बोला ना मैंने कि सपोज पहले कभी किसी पर्टिकुलर अकाउंट में डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली थी, राइट? तो आपका जब इस ईयर में जब आप ऑडिट करेंगे ना, बीइंग अ ऑडिटर, तो आपका फोकस बहुत ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर। ठीक है, लास्ट आता है आपका डिपार्टमेंट वाइज। देखो क्या कहते हैं ये डिपार्टमेंट वाइज का क्या मतलब है? जब भी आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो आप सेपरेट मतलब ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे हर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, क्या कहते हैं? अ सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ वी टॉक अबाउट सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग बनेगा। इफ वी टॉक अबाउट द परचेजेस, तो परचेज डिपार्टमेंट का अलग बनेगा। और अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उनका अलग बनेगा। मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस different audit programs should be prepared depending on the nature of cash. Nature of cash नहीं, यहाँ पे nature of business आएगा। Nature of business, ठीक है। अब बिजनेस कैसा है? लाइक जैसे हमने बोला ना, अभी सेल्स का बिजनेस है, परचेज का है, मार्केटिंग का है आपका, या फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, उस बेसिस पर आप क्या करते हो? अपने अलग अलग सेपरेट क्या बनाओगे? अपने ऑडिट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आपका ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इसेंशियल्स है, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको वो अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, तो जो भी आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे ना, वो प्रैक्टिकल बनेगा और वो आपका मतलब कंड्यूसिव बनेगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।